पोर्शन जो है उसके आपके 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन में पोर्शन आएगा और 40 मार्क्स आपकी एबिलिटी पोर्शन के आते हैं। 20 मार्क्स के पेपर में एमसीक्यूज आएंगे आपके। लास्ट टाइम मतलब कई सालों से ऐसा होता रहा था कि एमसीक्यूज वाला पोर्शन प्योरली आपका साइंस पोर्शन से आ रहा होता था, लेकिन 2024 का पेपर आप लोग उठा के देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की साइंस पोर्शन के अलावा मैथ पोर्शन के एमसीक्यूज भी आए हुए थे। तो वो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमने करना है इस सब्जेक्ट को तैयार करते वक्त, वो हमने इसके एमसीक्यूज इग्नोर नहीं करना है। आपने पिछले 20 ईयर्स के एमसीक्यूज जो है वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं, और इसमें आपने साइंस पोर्शन के तो करने ही करने हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा आपने एबिलिटी पोर्शन के भी जो जनरल एमसीक्यूज होते हैं, जिसका परसेंटेज के या रेशियो के या जो छोटे छोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में, वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, बिसाइड द एमसीक्यूज अब हमारे पास आ जाता है रिमेनिंग 40 मार्क्स का सिलेबस जो है। साइंस पोर्शन की बात कर रही हूँ। इसमें हमारे पास 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन की डिवीजन ऐसी हुई होती है कि एक क्वेश्चन जो है फर्दर 4 पोर्शंस में डिवाइड होता है, और हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है। मतलब हर पार्ट जो है 5 मार्क्स का होता है, और यूं 4 पार्ट मिला के हमारा एक 20 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन बन जाता है। हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट 5 मार्क्स का जो करना होता है ना, उसकी लेंथ भी हमने 5 मार्क्स के हिसाब से ही करनी होती है, क्योंकि हम एक 20, क्योंकि ऐसा है कि सीएसएस के बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में तो हम जितने क्वेश्चन लिखे होते हैं हम 20 मार्क्स से लिखे होते हैं। तो 20 नंबर का जो पेपर है या जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ एक अलग तरीके से सेटल की जाती है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक अलग तरीके से हमने सेट करना है। क्यों? क्योंकि साइंस पोर्शन के बाद हमने एबिलिटी पोर्शन भी कंप्लीट करना है। तो अगर हम एक बहुत लंबा क्वेश्चन साइंस पे ही लगा देंगे या साइंस के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने लग पड़ेंगे, तो हमें एबिलिटी पोर्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और एबिलिटी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मतलब इजीली आपको मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको टाइम देना पड़ता है। तो पेपर की डिवीजन ऐसे ही होगी कि जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि जनरल साइंस के 60 मार्क्स हैं और एबिलिटी पोर्शन के 40 मार्क्स हैं। लेकिन ये ट्रेंड अगेन बता रही हूँ कि 24 में चेंज हो गया था। ये जो 60 मार्क्स है ना, इनमें 20 मार्क्स एमसीक्यूज भी इंक्लूड हुए हुए हैं। लेकिन जब आप 2024 का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एमसीक्यूज जो है ना, वो मैथ पोर्शन से भी आए हुए थे, ज्यादा नहीं आए हुए थे, लेकिन एटलीस्ट 2-3 एमसीक्यूज तो आए हुए थे यहाँ से। तो एमसीक्यूज लाजमी प्रिपेयर करने हैं। बाकी एबिलिटी पोर्शन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैंने सिर्फ आपको जनरल साइंस पोर्शन करवाना है। तो जनरल साइंस पोर्शन जो है ना, उसमें फिर आप लोग देखोगे कि चैप्टर्स की डिवीजन हुई हुई है। चैप्टर नंबर 1 आपका फिजिकल साइंस का है। फिजिकल साइंस में आपका यूनिवर्स, गैलेक्सी, फिर आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स डिस्कस होंगे, फिर आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सन, फिर आप अर्थ की रोटेशन, रिवॉल्व अर्थ कैसे करती है, और इसके अलावा आपकी डिजास्टर्स हम पढ़ेंगे। डिजास्टर्स, अच्छा कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जनरल साइंस की तैयारी करते वक्त ना, अगर हम पास्ट पेपर का एनालिसिस करें तो हमारे लिए तैयारी बहुत आसान हो जाती है। पास्ट पेपर हमें बहुत कुछ बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं। कुछ चीजें तो कंपल्सरी आनी ही आनी है, मतलब हमें मेंटली तौर पे उन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह जब मैं अपेयर हुई या कोई भी बच्चा अपेयर होता है, वो बच्चा जिसने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया होता है, उससे ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मैंने डिजास्टर्स लाजमी करने हैं, क्योंकि एक ना एक नेचुरल डिजास्टर पे लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये लाजमी है। और अगर एक पे नहीं पूछेगा तो दो पे पूछ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पे भी नहीं पूछेगा। मतलब डिजास्टर पे क्वेश्चन लाजमी आएगा, वन थिंग। नंबर 2, आपके जो मॉडर्न मटेरियल या आपके जो केमिकल्स है ना, या आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, इनमें से भी क्वेश्चन आपका लाजमी आता है। कुछ चीजें हैं ऐसी साइंस पोर्शन में जिनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें से डाउट नहीं करना कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, उस पोर्शन में से कंपल्सरी आपका क्वेश्चन आ रहा होता है। तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, इसी तरह आपके मॉडर्न मटेरियल में से क्वेश्चन। मॉडर्न मटेरियल क्वेश्चन का ऐसा है कि 2016, 17, 18 तक के पेपर्स में तो कंपल्सरी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन जब आप 2019 ऑनवर्ड के पास पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न मटेरियल में से क्वेश्चन काफी हद तक कम होते जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, और डिजास्टर्स तो कंपल्सरी आ रहे होते हैं। तो ये फिजिकल साइंस पोर्शन में से करना हमने सब कुछ है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट या रिटर्न प्रैक्टिस हम उन क्वेश्चन की करेंगे जो बार बार पास पेपर में रिपीट हुए हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिजास्टर्स वाले क्वेश्चन हो गए। अच्छा, फिजिकल साइंस के बाद हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल साइंस।
बायोलॉजिकल साइंस में भी हमारा सेल स्ट्रक्चर आ जाता है, ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं, ऑर्गेनेलिज में से क्वेश्चन आते हैं। सेल स्ट्रक्चर में से बहुत रेयरली ऐसा हुआ था कि 16-17 के पेपर में एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस एग्जामिनर पूछ देता था, लेकिन ऑर्गेनेलिज कंपल्सरी आ रही होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का पूछ रहे होते हैं, आपसे वैक्यूल्स का पूछ रहे होते हैं, और इसी तरह आपसे न्यूक्लियस वगैरह का पूछ रहे होते हैं, तो ये आपने लाजमी करनी है। प्लांट और एनिमल फिर किंगडम सिस्टम करने हैं। 3 किंगडम सिस्टम क्या है, 5 किंगडम सिस्टम कैसे होता है। उसके अलावा हमारे पास डिजीजेस, अच्छा कुछ मैंने कहा ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि तैयारी करते वक्त जिन बच्चों ने, अगेन वो बच्चे जो पास पेपर का एनालिसिस करते हैं, आपको पता है सीएसएस की तैयारी करते वक्त हम बगैर पास पेपर का एनालिसिस के मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अच्छी तैयारी कर सकता है। एक अच्छी तैयारी करने के लिए हमें बार बार पास पेपर्स को देखना पड़ता है। और इन माई ओपिनियन अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा पास पेपर का एनालिसिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाता है ना, शायद उसे पता होता है कि पेपर में आने भी क्या वाला है। क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि हम पास पेपर का एनालिसिस करें। तो डिजीजेस जो है ना, उनमें से आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कोई डिजीज नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि डिजास्टर एक नहीं तो दो आ जाएंगे, तो डिजीज के मामले में भी ऐसा ही है कि एक नहीं तो दो एग्जामिनर पूछ लेगा। मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई अपेयर्ड इन सीएसएस 2022, तो शायद एक पेपर में 2 डिजीज के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये नहीं सोचना कि नहीं आएगी, डिजीजेस सारी करनी है, आपने कंपल्सरी करनी है, और हर लिहाज से करनी है। डिजीज है क्या, फिर कॉजेस क्या है, फिर सिम्टम्स क्या है, फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। मतलब जो चीज करनी है उसे आपने हर डायमेंशन से कंपल्सरी करना है। इसके अलावा आपके बायोफ्यूल मेथड, अब ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत रेयरली आ रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमने ये नहीं करने, करना सब कुछ है, लेकिन जो चीज आनी है वो तो हमें पता है कि क्या आना है या किस तरह आना है, तो उन चीजों पे हमने स्पेशली फोकस करना है। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस के बाद हमारा आ जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन भी कंपल्सरी आते हैं, और ये मेरा एनालिसिस है, या कोई भी बच्चा जो अपेयर हो रहा है जिसने पास पेपर देखे हुए हैं, या जिसने पिछले 2-3 साल में अपेयर जो बच्चा हुआ है, उससे पता होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस से भी 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं आपके। अब ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस में से आपके एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इनकी भी फर्दर डिवीजन हुई हुई है। पोल्यूटर्स डिफरेंट हैं तीनों के, फिर काजेस डिफरेंट हैं, और इनमें, अच्छा इनमें फिर आगे जो आ जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इनके इफेक्ट्स जो है, इनके इफेक्ट्स अक्सर आ रहे होते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर पोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट एग्जामिनर पोल्यूटर्स भी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे ये जरूर पूछेगा कि इफेक्ट्स क्या हैं, और इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। आपको पता है स्मोक, इसके अलावा आपका एसिडिक रेन हो गई, इसके अलावा आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इसके अलावा आपका क्लाइमेटिक चेंज हो गया। तो ये जो है ना, ये हमने लाजमी करने हैं। करने हमने एटमोस्फेरिक पोल्यूशन वगैरह भी है, लेकिन हमें इनके इफेक्ट्स को बहुत डिटेल से करना है, क्योंकि इनके इफेक्ट्स जो है वो जिस जिस भी चीज की मॉडर्न वर्ड से रेलिवेंसी है ना, वो क्वेश्चन आपका आएगा। और इन्वायरमेंटल साइंस के में पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स है ना, उनके मॉडर्न वर्ड में बहुत रेलिवेंसी है। आप लोग न्यूज में देख रहे होते हो, आए दिन आपको क्लाइमेटिक चेंज के कई तरह की खबरें मिल रही होती हैं, और फिर ये लिंक है हमारे नेचुरल डिजास्टर्स के साथ। तो इनका क्वेश्चन जो है ना वो कंपल्सरी आता है। इवन इन्वायरमेंटल साइंस में से आपके कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2 सवाल भी आ ही रहे होते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग और माइंड में रखनी है कि 2015 तक सीएसएस के पेपर पैटर्न कुछ और था। तब ऐसा होता था, इवन द पेपर ऑफ 2016 भी ऐसा ही था, कि आप लोग ये जो जनरल साइंस के पोर्शन के क्वेश्चन आते थे ना, वो एक क्वेश्चन जिसके 4 पोर्शन थे, वो चारों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते थे। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 फिजिकल साइंस से उठाया जा रहा है ना, तो उसके चारों पोर्शन जो है ना, क्वेश्चन A B C D पार्ट, वो सारी ही आपके फिजिकल साइंस से आ रहे थे। तो उस टाइम 2016 तक के पेपर में, 17 में पैटर्न चेंज हो गया था। 2016 तक बच्चे ऐसा करते थे, या जो हमें टीचर्स बताते हैं 16-17 में जो लोग अपेयर हुए, वो बताते हैं कि हम सिर्फ मतलब कुछ चॉइस, चैप्टर चॉइस पे छोड़ देते थे, कि जी अगर बायो नहीं आती तो बायोलॉजिकल साइंस वाला चैप्टर छोड़ दो, या अगर फिजिकल साइंस का डिफिकल्ट लग रहा है तो उसे छोड़ दो, बाकी में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन ऑनवर्ड 2017 ऐसा हुआ कि आपके चारों, एक क्वेश्चन के चारों पार्ट डिफरेंट चैप्टर से उठाए जाते हैं अब। तो ये हमने रिस्क नहीं लेना कि आप कहेंगे जी जनरल साइंस का मैं ये चैप्टर छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा तो बाकी चैप्टर मेरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ये ट्रबल क्रिएट कर सकता है।
इवन मैंने आपको बताया ना कि कई बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर में से दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही क्वेश्चन में नहीं आ रहे होते, वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन के एज पार्ट बन के आ रहे होते हैं। तो ये नहीं करना कि आप पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही छोड़ दो। अगर कोई टॉपिक हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें नहीं करना, जिस तरह अभी बताया कि बायोफ्यूल मेथड बहुत कम आ रहा होता है, तो हम इससे सिर्फ एक आउटलाइन इसकी चेक कर लेंगे या देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक टॉपिक को बिल्कुल ही छोड़ देना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठ के एक आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये रिस्क लेने वाली बात है कि हम दो चैप्टर छोड़ दें। हो सकता है और आजकल पेपर जनरल साइंस का भी इतना इजी नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि जनरल साइंस को समझा जाता था कि बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर इसमें ले लेते हैं। 2019 2020 में जो बच्चे अपेयर हुए या जो क्वालिफायर हैं वो बताते हैं कि स्कोर 70s में भी चला जाता है। इवन आई नो सम पीपल जिन्हें पर्सनली जानती हूँ, वो बताते हैं कि जी 80+ में भी स्कोर चला जाता है, चला जाता था। लेकिन अब क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको पता है सीएस में जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग जा रहा होता है ना, एग्जामिनर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर वो सब्जेक्ट जो है ना वो हिट होने लग पड़ता है, उसका स्कोर इतना ऊपर नहीं जाने लग पड़ता, यहाँ पेपर पैटर्न चेंज होने लग पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल साइंस जो है ना वो भी एग्जामिनर को क्योंकि पता चल गया कि यहाँ से कंपल्सरी में बच्चा स्कोर ले रहा है, तो अब जनरल साइंस का पैटर्न भी बहुत चेंज हो गया है। इवन आप लोग 24 का पेपर उठा के देखो या आप लोग 23 का पेपर भी उठा के देखो, तो आप लोग देखोगे कि अगर डिजास्टर्स भी आए हुए हैं ना तो बहुत मॉडर्न वर्ड के साथ रिलेट होकर चीज आई हुई है। मॉडर्न वर्ड की एग्जांपल दे के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने कोई भी चीज करनी है, कोई भी आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है, आपने उसकी मॉडर्न वर्ड के साथ या न्यूज के साथ रेलिवेंसी रख के उसे माइंड में आपने जनरल साइंस में तैयार करना है। ये आपको बहुत फायदा देगी, नॉट इवन इन योर जनरल साइंस पेपर, इवन आपको आपकी एसए के पेपर में भी टू सम एक्सटेंट आपको फैक्टर फिगर्स अगर अच्छे से आते हैं या आपको प्रोसेस अच्छे से आता है, तो कई जगह पे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। तो सिर्फ इसे एक जनरल साइंस का छोटा सा पेपर समझ के या एक इजी लेवल का पेपर समझ के आपने तैयार नहीं करना, एक बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को तैयार करना ताकि इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ सके आपका। अच्छा, इन्वायरमेंटल साइंस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारा है फूड साइंसेज का। फूड साइंसेज में हमने बैलेंस डाइट करना है। डाइट का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। वाइटामिन करनी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, इन सब के सोर्सेज करने होते हैं, सोर्सेज ही पूछे जा रहे होते हैं, या इन सब का रोल पूछा जा रहा होता है ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा फूड, अच्छा जिस तरह हर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है ना, फूड साइंसेज में याद रखिएगा कि फूड क्वालिटी और फूड डिटेरिएशन कंट्रोल मेथड या ये सब जो है कुछ है, ये कंपल्सरी आएगा लाजमी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा या मॉडर्न वर्ड के मेथड पूछ लेगा, हाउ टू सेव फूड, या आप लोग के ओल्ड मेथड भी बुक्स में दिए हुए होते हैं। पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में कौन से तरीके इस्तेमाल होते थे फूड को प्रिजर्व करने के लिए और मॉडर्न एरा में कौन से यूज किए जा रहे हैं। तो ये आपने लाजमी करना है। एक क्वालिटी ऑफ फूड कंपल्सरी क्वेश्चन है और इसके अलावा फूड डिटेरिएशन जो है ना ये भी कंपल्सरी क्वेश्चन है। लास्ट हमारा जो इसका पोर्शन आता है ना वो हमारा आता है आईटी का। आईटी के दो क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। आईटी में ऑप्टिकल फाइबर, इसके अलावा आपका कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह टोपोलॉजीज हो गई, जिस तरह कंप्यूटर का सीडीआईएस सिस्टम हो गया, या जिस तरह कंप्यूटर में बहुत बेसिक चीजें जैसा इनपुट आउटपुट के डिफरेंसेस हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस हो गया, ये जो कंप्यूटर की बहुत बेसिक टर्म्स है ना ये लाजमी आती हैं। तो कंप्यूटर पोर्शन में से भी दो सवाल आपके लाजमी आते हैं, लेकिन अगेन ये एक सवाल में इकट्ठे नहीं आएंगे, ये डिफरेंट क्वेश्चंस के पार्ट पोर्शन के तौर पे आएंगे। तो आईटी जो है ना उसके भी हमने वो टॉपिक्स लाजमी करने हैं। ऐसा अब आप लोग देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक मॉडर्न फिनोमेना है। एआई आपको पता है आजकल सबको ही पता है कि एआई क्या चीज है। तो जो चीज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ रेलिवेंट है ना वो आपने लाजमी करनी है। इवन दो अगर टेली कम्युनिकेशन के पाकिस्तान में कोई इश्यूज चल रहे हैं ना, तो आप लोग ये माइंड में रखना कि हो सकता है आप लोगों की जनरल साइंस के पेपर में टेली कम्युनिकेशन के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आप लोगों को कहना ये चाह रही हूँ कि जो चीज आप लोगों को लगे कि ये न्यूज में जा रही है, सब मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है, और कोई भी बच्चा प्लेयर हो तो उसे ऐसा पता चलेगा पेपर देते वक्त कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम लोग आए दिन खबरों में सुन रहे होते हैं, तो आप लोग देखोगे कि पेपर में 2 या 3 सवाल आए हुए होंगे क्लाइमेट चेंज के। इसके अलावा आप लोगों की डिजास्टर्स के क्वेश्चन आए होंगे। इसके अलावा जब 2020 का पेपर था तो कोविड 19 जो है, कोविड की जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में।
तो जो चीज न्यूज में है वो चांसेस हैं कि वो पेपर में आपके लाजमी आए। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद आपका अबिलिटी पोर्शन जो है ना, उसका एक जनरल ओवरव्यू दे दूं। अबिलिटी पोर्शन में हमारे पास एक तो हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव अबिलिटी। ठीक है, इसमें आपके रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों ने नंबर सीरीज कंप्लीट करनी होती हैं एंड ऑल दैट। ये जब आपका अबिलिटी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि इसमें किस तरह आप लोगों के वर्ड्स कंप्लीट करने हुए होते हैं, जंबल वर्ड्स दिए होते हैं आपको, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, आपकी रेशियो प्रोपोर्शन, ये तमाम मैथ, बेसिक मैथ जो है ना वो सारा इसमें इंक्लूड है। ये तो आपका एक सिलेबस का जनरल ओवरव्यू हो गया। अब जब हम सिलेबस कर लेते हैं ना, लेट्स सपोज एक बच्चे ने जनरल साइंस का बहुत अच्छे से सिलेबस तैयार कर लिया है, उसने सारा पास्ट पेपर का एनालिसिस भी कर लिया है और उसने सब कुछ तैयार कर लिया है। बात यह है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो। द थिंग दैट मैटर, मेरे ख्याल से द थिंग दैट मैटर्स अ लॉट, और यही चीज जो है ना वो आपको मार्क्स दिलाती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। आप सबको पता है कि सीएसएस के पेपर कंपल्सरी के, ऑप्शनल के, एक दिन में दो दो पेपर हो रहे होते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम एक पेपर, एक में दो पेपर देकर आते हैं, फिर अगले दिन हमने दोबारा दो पेपर देने होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के बीच में जनरल साइंस का सिलेबस अच्छा खासा ज्यादा है। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ बनाने हैं, या आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाने की बेहतर है कि आप लोग साथ साथ बनाए बहुत शॉर्ट नोट। ऐसे जैसे अगर आप डिजीजेस पढ़ रहे हैं तो कोई भी डिजीज है ना, एक पेपर पे आप सारी डिजीज के नोट्स बना लें, सिर्फ उनके काजेस लिखते जाएं, वन वर्ड, लाइन वन लाइनर भी ना बनाए, सिर्फ एक एक वर्ड करके काजेस लिखते जाएं, सिम्टम्स लिखते जाएं, और उसके बाद प्रिकॉशंस लिखते जाएं। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतना आपको पेपर वाइज इन सब चीजों की रिवीजन इजी हो जाएगी। नंबर वन। नंबर टू, वो जो मैं बात कही ना कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के मैटर करता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, वाकई वहां बैठ के मैटर करता है। पेपर में 5 नंबर के सवाल को ये कभी सोच के अटेम्प्ट नहीं करना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप कंटेंट सिर्फ 5 मार्क्स से दे दो, कंटेंट कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, क्योंकि जनरल साइंस का पेपर विदाउट डायग्राम, विदाउट टेबल, मेरे ख्याल से जनरल साइंस के पेपर में फिर कुछ भी नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ 40 मार्क्स सिक्योर किए जनरल साइंस पेपर में तो फिर समझेंगे आपने जनरल साइंस पेपर को एक तरीके से जाया ही किया अपने पेपर को। क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स ना बहुत जरूरी है, इसमें मार्क्स आ भी जाते हैं। अगर मैं पाक अफेयर्स या करंट अफेयर्स की बात करूं तो वहाँ एक अलग तरह का सीन चल रहा होता है, वहाँ आपका प्रॉपर क्रिटिकल एनालिसिस मांग रहे होते हैं, और सही मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, आपने एक फुल फ्लैश 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना होता है, तो वो एक सारा अलग सीन होता है। लेकिन आपका जो जनरल साइंस का पोर्शन है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको बेसिक 9th 10th की बुक से भी कोई चीज आती है ना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके काजेस क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो यू आर गुड टू गो, आप लिखें और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, आपने फ्लो चार्ट लाजमी बनाने हैं, आपने टेबल लाजमी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि इन चीजों के बगैर जनरल साइंस पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 नंबर के सवाल में आप कंटेंट भले कम डाल दें, लेकिन आपको ये चीजें बना के अपने क्वेश्चन को जो है वो लेंथी भी करना होगा, और अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, मतलब प्रेजेंटेशन मैटर लॉट इन जनरल साइंस पेपर, स्पेसिफिकली इन जनरल साइंस पेपर। बाकी भी ऐसे सारे पेपर्स में जरूरी है। हम बच्चों को कहते हैं, इवन हम खुद अपेयर जब होते थे तो हमें टीचर्स ये बताते हैं कि जी कंपल्सरी है आप बुक के रेफरेंसेस कोट करें, आप रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लिखें, आप यूएन की रिपोर्ट्स जो हैं उनको कोट करें, ये जरूरी है, इनके बगैर मार्क्स नहीं मिलते। आप रिकमेंडेड बुक्स जो हैं उनके रेफरेंसेस लिखें पेपर में, ताकि एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन जाए कि जी आपने रिकमेंडेड बुक्स जो है वो पढ़ी हुई हैं। ये सब चीजें अच्छी हैं और जरूरी भी हैं। जनरल साइंस पेपर में डायग्राम बहुत जरूरी है, जनरल साइंस पेपर में डायग्राम के बगैर तब इनकम्प्लीट है। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे तो भी आप साइड पे रफली छोटी छोटी सी डायग्राम्स बनाते जाना, ताकि पेपर वाले दिन आप इजीली उन चीजों को रिवाइज कर सको, क्विकली आपके माइंड से वो साइड से गुजर जाए। अच्छा, जनरल साइंस पेपर की एक अच्छी बात यह है कि इसमें ना आपको बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मैंने पहले भी पढ़ाया बच्चों को, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा, और मतलब मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है कि वो जनरल साइंस पेपर को ना बहुत इजी ले लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है ग्लोबल वार्मिंग को हमें आता है, खुद ही लिखते हैं, या जी ये कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स हैं ये तो हमें आती हैं, या हम खुद अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन।
तो इतना इजी भी नहीं लेना, हम सीएसएस में ना किसी सब्जेक्ट को इजी नहीं ले सकते, क्योंकि हम एक मुकाबले के ऐसे इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं जहाँ पूरे पाकिस्तान से बच्चे अपेयर हो रहे हैं। तो आपका मुकाबला किसी एक या दो या तीन बच्चों के साथ नहीं, तकरीबन 20 30 30 30 हजार बच्चा अपेयर हो रहा होता है। उन सबके साथ आपने मुकाबला करना है। तो आप खुद समझ जाओ कि इतने सख्त कंपेटिटिव, मतलब इतना सख्त मुकाबला है। तो फिर आपने अपने पेपर को स्पेशल खुद बनाना है। ऐसा नहीं करना कि आप रेडी टाइप सिलेबस सामने आ गया, नोट्स आ गया, चलो जी आपने रटा लगा लिया और आपने लिखे। नो, डेफिनेशन जितनी भी जनरल साइंस पेपर में लिखनी है, मेरा अपना ये तरीका रहा है, और मैंने जिस जिस बच्चे को पढ़ाया है, जिस जिस को बताया, या जो भी जैसे भी ग्रुप स्टडी के लिए, मैं हमेशा यही सबसे कहती हूँ कि जिस चीज की भी डेफिनेशन उठानी है ना, वो या तो यूएन की डेफिनेशन वहां से उठाएं, यूनाइटेड नेशन की आपको अक्सर वो मिल जाएंगी, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वहां से आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, यूनेस्को हो गया, या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे स्पेसिफिकली, इवन डिजास्टर्स की भी डेफिनेशन आपको वहां से मिल जाएंगी। तो जो भी डेफिनेशन भी इवन लिख रहे हैं ना, वो या तो वर्ल्ड बैंक के रेफरेंस से लिखें या आप यूएन के रेफरेंस से लिखें, ताकि एग्जामिनर पे एक फर्स्ट इंप्रेशन जाए कि ये डेफिनेशन जो है ना बिल्कुल एक एक्यूरेट सोर्स से उठाई गई है। नंबर वन। नंबर टू, ये कंपल्सरी है कि आप मतलब इजी नंबर लेने का एक तरीका ये है कि आप लाजमी अपने किसी भी क्वेश्चन में जितने भी आपको रेफरेंसेस आते हैं ना, वो लाजमी डालें। जिस तरह अगर आपसे नेचुरल डिजास्टर पूछ लिए गए हैं, या आपसे फ्लड्स का क्वेश्चन आ जाता है, अर्थक्वेक का क्वेश्चन आया हुआ था, आई रिमेम्बर कि इस साल 2024 में शायद साइक्लोन आया हुआ था, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन कुछ इस तरह का, इन दोनों में से एक आया था क्वेश्चन। तो अगर आप लोग के डिजास्टर्स आ जाते हैं ना, तो आपने ये हालिया 2 3 साल में लाजमी तमाम नेचुरल डिजास्टर की, लेट्स सपोज आप फ्लड्स का टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो आपने गूगल पे सर्च जरूर करना है कि 2022 23 24। और अगर कहीं की रिपोर्ट नहीं मिलती तो पाकिस्तान के तो फ्लड्स आप लोगों के सामने है, हर साल हम फ्लड को फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक अच्छी रिपोर्ट या एक अच्छा फैक्ट और फिगर जो है ना, वो लाजमी अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, जो जाके पेपर में आपने कोट करना है जब आप लोग इनके इफेक्ट्स लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इफेक्ट्स लाजमी मांगेगा डिजास्टर्स के। इसी तरह अगर साइक्लोन भी है, तो आप लोग देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका की जो एक्सटेंडेड स्टेट्स है ना, वहाँ अक्सर साइक्लोन जो है वो आ रही होते हैं और उनका बड़ा नुकसान भी हो रहा होता है। तो आपने लाजमी जो है ना वो गूगल करके डिजास्टर्स की एक, हर एक की, चाहे एक कर लो दो कर लो, जितनी आपको इजीली याद हो जाए, तो वो हमने लाजमी करनी है। सिमिलरली जो जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि इसमें फैक्ट्स आ सकते हैं, वो आपने लाजमी लिखने ही लिखने हैं। क्योंकि अगर सिंपल पेपर लिख लोगे तो पास तो हो ही जाओगे, जनरल साइंस पेपर में मुझे नहीं लगता कि बच्चा फेल होता है। तो पास तो जनरल साइंस पेपर हो ही जाएगा आपका। लेकिन अगर सिर्फ 40 मार्क्स से पास होगा तो वो बस पास ही होगा, उसका कोई ऐसे जाके ओवरऑल स्कोर पे फायदा नहीं जा रहा होगा। सीएसएस में ऐसा भी होता है कि एक नंबर के डिफरेंस से बच्चों की पोजीशन में 100 पॉइंट्स का फर्क आ रहा होता है, क्योंकि डोमिसाइल के हिसाब से भी एलोकेशन हो रही होती हैं। तो इवन सम ऑफ माई फ्रेंड मुझे कुछ बता रहे थे, दोस्त मेरे, कि एक नंबर का ही डिफरेंस था और उनकी पोजीशंस में अबाउट में ख्याल से 10 to 15 पोजीशन का फर्क आ गया था सिर्फ एक नंबर की उसमें। तो अगर आप ये सोचोगे जी 40 मार्क्स से पास हो जाएगा अबिलिटी का पेपर, तो ठीक है जी पास हो जाएंगे हम हमारा, ऐसा नहीं आप लोगों ने करना। आप लोगों ने तैयारी ही अपनी 70 to 80 मार्क्स के लिए करनी है। अगर आप तैयारी 70 to 80 मार्क्स के लेवल की करोगे ना, तो फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको एग्जामिनर, होपफुली अगर पेपर इजी आ जाता है और अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है या आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो होपफुली एग्जामिनर आपको 65 70 अबाउट इतने मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप तैयारी ही इस मेंटेलिटी के साथ करोगे कि जी ये चैप्टर है, इसमें से मैंने ये टॉपिक तैयार करना है और जी बस मैंने अपेयर हो जाना है और पेपर पास हो जाएगा, बस फिर आपका पेपर पास ही होगा 40 मार्क्स पे, इससे ज्यादा की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। क्योंकि हम एक बार बार ये बात माइंड में रखनी है कि हम एक ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं जहां हमसे मुकाबला करने वाले तकरीबन 20 हजार बच्चा जो है ना वो और भी मौजूद है। तो आपका मुकाबला किसी एक दो या तीन बच्चों से नहीं है, आपका मुकाबला 20 हजार बच्चों से है। हो सकता है टॉपिक पढ़ाते वक्त मैं बहुत जनरल आप लोगों को पढ़ाऊं, हो सकता है मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर ना दे सकूं आप लोगों को, लेकिन अगेन बात वही है कि वो चीज मैटर करती है जो आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो।
आपने अपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं। आपने अपने नोट्स, चाहे आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम के नोट्स दिखा दो कि ये मैम हमने इतने इस तरह के नोट्स बना लिए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना पेपर कैसे। मैं आपसे जब हमारा क्लास चलेगी तो मैं आपसे एक ऑनलाइन जो है ना वो वंस अ वीक टेस्ट लेके चेक कर लूंगी कि आप लोगों का काम किस तरह चल रहा है। उससे ही आइडिया हो जाएगा कौन बच्चा किस तरह मेहनत कर रहा है। लेकिन अगेन हर एक का अपना अपना तरीका होता है, हर एक का अपना अपना लिखने का अंदाज होता है। कुछ बच्चे कम भी लिखते हैं तो बहुत ज्यादा शीट्स कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ बच्चों को पेपर लिखने की टेक्निक्स बहुत अच्छी आती हैं, कुछ बच्चों को कुछ नहीं आता लेकिन उन्हें अच्छा प्रेजेंट करना बहुत आता है। तो ये सब चीजें मैटर कर रही होती हैं। अपनी एबिलिटी के मुताबिक या अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। सिलेबस कंप्लीट करना है। जो टॉपिक्स नहीं करने ना उन्हें छोड़ बिल्कुल नहीं देना कि जी हम ये टॉपिक तो नहीं करेंगे, पेपर में नहीं आता, या हम ये वाला चैप्टर नहीं करते, इसमें तो क्वेश्चन नहीं। सब फूड साइंस में से मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है फूड साइंस में से, कभी दो सवाल नहीं आए, हमेशा से एक सवाल ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना कि आप फूड साइंसेज में से आप लोगों जी ये तो मैं छोड़ रही हूँ, फूड साइंस का चैप्टर ही नहीं करना मैंने। ऐसा नहीं करना। आपने जो टॉपिक नहीं भी करने ना उनकी भी आपने एक शॉर्ट आउटलाइन बना के अपने नोट्स में जरूर रखनी है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो ना, और अगर आप फंस जाते हो पेपर में, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे होते, तो आप लिख लोगे अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपने चैप्टर ही खोल के नहीं देखा, या आपने चैप्टर को रीड भी नहीं किया, या आपको पता भी नहीं है कि है क्या ये चीज, तो फिर आपके लिए पेपर में टफ टाइम हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो है ना ये आपका जनरल साइंस का वो है। और अगेन अगेन आपसे कह रही हूँ कि तैयारी जो है ना करते वक्त आपने दोनों चीजें माइंड में रखनी है, आपकी 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और आपका रिमेनिंग 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यूज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आप लोगों के जनरल साइंस के एमसीक्यूज इतने हेल्पफुल हैं कि मुझे, मैंने आज तक जितने भी वन पेपर एग्जाम दिए ना उनने मुझे सबसे ज्यादा जो एज चीज देती है ना वो एक एबिलिटी पोर्शन है और एक जनरल साइंस का एमसीक्यू है। मुझे लगता है कि शायद आज तक कभी मेरा कोई जनरल साइंस पोर्शन का एमसीक्यू गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसे बहुत थॉरली तैयार किया हुआ है। सीएसएस 1971 के एग्जाम से लेकर 1971 के पास पेपर से लेकर ऑनवर्ड, 2000 से ऑनवर्ड तो सारे मैंने एमसीक्यूज बहुत अच्छे से किए हैं, उनको मैंने प्रॉपर भी नोट्स बना के जो है ना वो तैयार किए हुए हैं। पास पेपर 71 से ऑब्वियसली जितना बच्चे करते हैं, इंग्लिश के पेपर 71 से बच्चे ऑनवर्ड कर रहे होते हैं, प्रेस सॉल्व कर रहे होते हैं ये वो। तो इसी तरह जो साइंस क्वेश्चन है ना वो आपने जितने जिस हद तक आपको पास पेपर मिल जाते हैं, अगर आपको 71 ऑनवर्ड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 20 साल के भी मिल जाते हैं, अब तो 24 आ गए, तकरीबन पिछले 24 साल के पेपर आपके सामने होंगे, बीच में एक सीएसएस स्पेशल का पेपर भी गुजरा है, यानी आपके पास 25 सालों के पेपर होंगे। तो एटलीस्ट 25 सालों के पेपर के एमसीक्यूज आप लोग करेंगे तो आप लोग की जनरल साइंस का बेतहाशा मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। मतलब एक बहुत, मैं कहती हूँ, वास्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और ये मटेरियल आपको ओवरऑल सारे प्रोसेस में बड़ा हेल्पफुल होगा। आप सीएसएस तो सीएसएस का पेपर होगा ही होगा आपका। इसके अलावा आप फेडरल के जितने वन पेपर एग्जाम देने जाओगे ना वहाँ आप लोग देखोगे कि जनरल साइंस की कंपल्सरी 10 to 15 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अगर आप लोग में से कोई बच्चा इस साल एमओडी के एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम में अपेयर हुआ हो, या किसने होना हो, तो बिलीव मी और नॉट, मैं खुद पेपर देकर आई थी, मुझे याद है कि 25 एमसीक्यूज जो है ना वो जनरल साइंस पोर्शन में से आए हुए थे, और वो तमाम वो एमसीक्यूज थे जो सीएसएस के पास पेपर में आए हुए थे। तो जनरल साइंस के एमसीक्यूज आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, और फिर पेपर में मार्क्स लेने हैं आप लोगों के। मतलब मैं कहती हूँ अगर आप जनरल साइंस में 40 मार्क्स आ गए ना तो आप सोचो कि आपका सिर्फ या तो सब्जेक्टिव का नंबर आया, वो भी एक क्वेश्चन का, या आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही जीरो पे चला गया है। तो अगर आप 20 मार्क्स यहाँ से लेते हो, 22 के एमसीक्यूज आप लोग देखो तो बहुत इजी थे। मुझे याद है कि 90 एमसीक्यूज तो मुझे खुद कंफर्म आते थे। मेरा स्कोर वेरी वेल, मेरा स्कोर जो है मेरे ख्याल से 69 था शायद, या 70 था, इतना ही था जो मेरे लिए बेहतर था। तो बच्चे आप लोग ने एमसीक्यूज कंपल्सरी तैयार करने हैं, एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं आप लोग के लिए। इसके अलावा आपने सिलेबस को सारे को ही तैयार करना है। जो चीजें बार बार कह रही हूँ, जो चीजें नहीं करनी उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ देना, हम उन्हें एक ओवरव्यू जरूर इन चीजों का लेंगे। और जो चीजें पास पेपर में आई हुई हैं उनको करना भी है याद, और साथ साथ आपने उनकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। आप रिटन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद अपने पेपर
अगर आप एक पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, आज आप एक डिजास्टर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, 2 दिन बाद ना दोबारा एक और डिजास्टर क्वेश्चन लिखना। बिलीव मी और नॉट, अगर आप 2-2 दिन छोड़ के ये काम करते हो ना, जो आपका लास्ट टेस्ट होगा ना और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, चाहे आप ना किसी को टेस्ट चेक करवाओ, आप खुद ही अपने पास एक लिखते रहो क्वेश्चन, आपको उन पेपर्स में बहुत फर्क महसूस होगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं, ये नहीं करना कि आपने डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपनी जो एबिलिटीज है ना उन्हें आजमाने, और आपने कहना है एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके चेक करती हूँ कि मैं किस तरह लिख सकती हूँ, ये गलत काम नहीं करना। आपने कंपल्सरी, मुझे याद है कि जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो मुझे यही था कि जनरल साइंस का क्या है, पेपर में जाके लिख लेंगे, तो लिख भी लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा। लेकिन जब मैं अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में अपेयर होने लगी, तो तब मैंने जनरल साइंस को प्रॉपर अटेम्प्ट किया। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने 2016 ऑनवर्ड जितने सालों के पेपर थे वो सारे कंप्लीट पेपर लिखे भी, अटेम्प्ट भी किए और फिर इवेल्युएट भी करवाए, जस्ट फॉर द सेक कि मुझे वो क्वेश्चंस जो हैं, या मुझे, और फिर मैं बार बार अपने टीचर से पूछती थी, मैं बार बार एकेडमी आके टेस्ट इवेल्युएट करवाती थी, मैं बार बार सर से पूछती थी कि अब बताएं मुझे, मेरा ये वाला क्वेश्चन मेरे पिछले क्वेश्चन से कितना बेहतर आपको फील हो रहा है, या इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स दे के बताएं ताकि मुझे अपने मार्क्स से अंदाजा हो कि इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में कितना फर्क आ रहा है। तो ये जो है ना, आपने अपनी एबिलिटीज को टेस्ट जरूर करना है, आपने रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ऐसा नहीं करना कि जनरल साइंस है तो इसकी रिटन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहा होता है ना, उसे हर चीज की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, मेरे ख्याल से तो हर चीज की जरूरत होती है। अगर बच्चा कहे ना कि मैं जनरल साइंस का पेपर वहां बैठ के जाके लिख लूंगी या लिख लूंगा, तो ये बड़ी गलत बात है। इतना एग्जाम्स का प्रेशर होता है, और फिर अगर आप जनरल साइंस के पेपर, आपको पता है 3 घंटे का होता है, 15 मिनट आपके गुजर जाते हैं, एमसीक्यूज में 15 मिनट बाद आपसे एमसीक्यूज का पेपर ले लेते हैं वैसे, लेकिन अगर नहीं भी लेते ना तो आपने 15 मिनट्स ही लेने हैं, क्योंकि इस तरह का टाइम अगर आप एमसीक्यूज पे लगाओगे तो आपका बाकी पेपर का टाइम चला जाएगा। अच्छा, अगर आप जनरल साइंस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाने लग पड़े हो, आपको नहीं आ रहा, आप सोचने लग पड़े हो, या आप जी कभी डायग्राम बन रही है, कभी कटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, याद रखिएगा आपके पास एबिलिटी पोर्शन अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं बचेगा। और अगर आपके पास एबिलिटी पोर्शन का टाइम ना बचा तो आपका एबिलिटी पोर्शन जाएगा सारे के साथ, क्योंकि एबिलिटी पोर्शन के भी क्वेश्चन की डिवीजन ऐसे ही हुई होती है कि 4-4 सवाल एक एक क्वेश्चन में आए होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। तो वो क्वेश्चन ऐसे क्रैमिंग वाले क्वेश्चन तो होते नहीं है। हमने रेशियो पढ़ ली, हमने प्रोपोर्शन पढ़ ली, हमने परसेंटेज पढ़ ली, हमने एवरेज कर लिया, हमने डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस कर लिए, बस हमें जनरल फार्मूला पता है इनके। बाकी क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरह देना है, वो एग्जामिनर का काम है। तो हो सकता है आपको वहां बैठ के वो क्वेश्चन ना आ रहा हो, या हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन अजीब हो रहा हो। तो अबिलिटी पोर्शन एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, तो आपने उसके लिए टाइम बचा के रखना है। अगर आप अपनी जनरल साइंस, अगर आपकी जनरल साइंस की तैयारी अच्छी ना हो तो बिलीव मी, आप अपना आधा टाइम इस पे ले जाओगे, आधे से भी ज्यादा ले जाओगे साइंस पोर्शन। और अगर आपका साइंस पोर्शन इतना टाइम ले जाता है तो फिर आपका एबिलिटी पोर्शन मैनेज नहीं होगा। तो जनरल साइंस एबिलिटी, क्योंकि दोनों को मिला के पेपर बनना है, तो ट्राई करें कि आप अपनी जनरल साइंस बेहतरीन तरीके से तैयार करें, बेहतरीन तरीके से तैयार हो, इतनी अच्छी तैयार हो कि आपके घंटा या 1.5 घंटे का टाइम जो है ना, मेरे ख्याल से तो 1 घंटे 1.25 घंटे में आपका ये पेपर हो जाना, ये पोर्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि स्पीड तो वैसे हमारी सीएसएस पेपर दे दे के बहुत बनी हुई होती है, मॉक एग्जाम दे दे के आप लोगों की स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होती है। अगर हम 1.25 घंटे में पेपर कर लेते हैं ना, तो हम अपना एबिलिटी क्वेश्चन तसल्ली से बैठ के कर सकते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार कर लेंगे, नहीं हो रहा तो आपकी जो नंबर सीरीज है आप उन्हें, क्योंकि ट्राई करना होता है, बार बार आपने दिमाग इस्तेमाल करना होता है, तो आप उन्हें करें, बैठ के तसल्ली से करें। अगर आप आखिरी 1 घंटा छोड़ देंगे एबिलिटी के लिए और आप 2 घंटे अपने जनरल साइंस के पेपर पे लगा लेंगे, तो फिर आपका एबिलिटी पोर्शन नहीं होगा, फिर आपके पास मुश्किल उसका एक सवाल ही अटेम्प्ट होगा, क्योंकि एक तो ये प्रेशर होता है कि बार बार किसी टाइम खत्म हो रहा है, हमने पेपर सबमिट करवाना है, और ये फिर एग्जामिनेशन हॉल का एक अपना प्रेशर होता है, फिर हमने अगले पेपर का भी सोचना होता है। तो ये सारे फैक्टर जब ऐड अप हो जाते हैं ना, तो फिर आपको पेपर में खराबी आ जाती है, इन केस अगर आपने पेपर की तैयारी अच्छी नहीं की। तो ये जो है ना, ये आप लोगों के जनरल साइंस का ओवरऑल सिलेबस था। डिटेल मैंने बता दी है। सिलेबस हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस से स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो इन्वायरमेंटल साइंस से पूछे जा रहे होते हैं जनरली। पिछले 2-3 सालों से तो ऐसा हो रहा है कि 2-2 या
कई CSS स्पेशल कवर जो ना उसमें मेरे ख्याल से 3 सवाल भी आए हुए थे, या 2022 के पेपर था या स्पेशल का पेपर था, इन दोनों में से किसी एक पेपर में 3 सवाल भी इन्वायरमेंटल साइंस से आए हुए थे। तो इन्वायरमेंटल साइंस से करूंगी स्टार्ट आप लोगों के सिलेबस का। इसके अलावा ट्राई करूंगी कि आप लोगों का हर चैप्टर जो है ना वो दो दो लेक्चर्स की पार्टीशन में करके हम कर सकें। आप लोगों को साथ साथ जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी जिस तरह पॉसिबल हो सका। लेकिन ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना तो मैं आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट जरूर लूंगी। वो टेस्ट आप लोगों ने लास्ट भी अटेम्प्ट करके एकेडमी जो है ना वो सबमिट करवाना है ऑनलाइन, ताकि हमें पता